आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बार्न एनर्जी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि बार्न एनर्जी है क्या चीज, बार्न एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और सिमिलरली फैक्टर विच अफेक्ट ऑन बार्न एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी एंड सेम बार्न ऑर्डर या बार्न लेंथ को मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखना, मैं एग्जांपल से आप लोगों को शुरू करता हूँ। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या ये दो एटम के दरमियान बाण बना हुआ है, दैट इज ए बी। अब जब ये ए और बी के दरमियान बाण बनता है तो इस दौरान हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली जब ये बाण बन गए, अब इस बाण को अगर आप लोग तोड़ोगे तो इसको आप लोग बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दोगे, मीन टू से ये वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये बाण टूट जाएंगे। अब देखो, जितनी एनर्जी जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाण बना रहे थे उस वक्त रिलीज हुई थी, उतनी एनर्जी आप लोग फिर इसको दोगे तो तभी ये बाण टूटेगा। मतलब ये है कि अगर ए और बी एक दूसरे के साथ जब बाण बना रहे थे तो उस दौरान इन्होंने लेट सपोज -42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज की थी। अब जब आप लोग इस बाण को तोड़ोगे तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इस बाण को या इस मालिक्यूल को तोड़ने के लिए आप लोगों ने +42 की एनर्जी देनी है। जितनी एनर्जी बाण बनने के दौरान रिलीज होगी उतनी एनर्जी फिर आप लोग इस मालिक्यूल को दोगे इस बाण को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। अब इस एनर्जी को जो आप लोगों ने इस मालिक्यूल को दिया बाण को तोड़ने के लिए, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाण एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम। यहाँ पर तो टू एटम होंगे, बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी ज्यादा होंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर तो इसकी डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है लेकिन यहाँ से आप लोग को समझ नहीं आएगी। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरी होती है बॉन्ड एनर्जी। दोनों के अंदर फर्क है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अंदर फर्क है। अब अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल डाइटामिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम है, आप लोगों ने अगर इसको ऐसा कर लिया कि ए को फॉर एग्जांपल ए फ्री रेडिकल बन गया और बी फ्री रेडिकल बन गया, यानी होमोलिटिकली आप लोगों ने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। होमोलिटिकली जब तोड़ोगे, फॉर एग्जांपल इसको 42 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर थी तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो 21 होगी और इसके पास कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। लेकिन ये एज सच केस नहीं है। अब अगर आप लोग आगे किसी और मॉलिक्यूल की तरफ जाओगे, देखो मैं डायरेक्ट ये यहां से मैं बैकग्राउंड आप लोग को समझा कर फिर डिफिनेशन समझाऊंगा। देखो, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में फर्क समझा। अब मीथेन को अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो मीथेन में बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी के अंदर फर्क होगा। अगर आप लोगों ने होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ दिया, मीन टू से यहां से अगर आप लोगों ने मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाया तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी इंडिविजुअल एटम को जो तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इस वक्त जो बॉन्ड डिसोसिएट होगा वो होमोलिटिकली होगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करोगे, अब इस बॉन्ड को जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आप लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलोगे। अगर आप लोगों ने फिर ऐसे किया कि दूसरे बाण को भी तोड़ा, फॉर एग्जांपल ये CH2 फ्री रेडिकल बन गया और यहां से H फिर बन गया, इस दौरान इसको जब आप लोगों ने तोड़ा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी होमोलिटिकली। सिमिलरली फिर दोबारा इसको तोड़ा, यहां से फ्री रेडिकल बन गई, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जब इसको जितनी एनर्जी रिक्वायर है, इस बाण को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर थी और इस बाण को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर थी, इन तीनों एनर्जी को आप लोग सम करो। इन तीनों एनर्जी को या इन चारों एनर्जी को आप लोग सम करो और जितनी मर्तबा आप लोगों ने बांड तोड़े यानी होमोलिटिकली जो बांड की डिसोसिएशन हुई है, इसके ऊपर जब आप लोग डिवाइड करोगे इसको हम बोलेंगे बांड एनर्जी। बांड एनर्जी इन सारी एनर्जी का सम होगा और सम को फिर आप लोगों ने क्या करना है? एवरेज लेना है इसका। यानी एवरेज जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी बांड को तोड़ने के लिए या किसी बांड कोई बांड जब टूट जाए उस दौरान जो रिलीज होती है या उस दौरान जो एब्जॉर्ब होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस बांड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और बांड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बांड एनर्जी। इंडिविजुअली तोड़ दिया होमोलिटिकली, ये बांड डिसोसिएशन एनर्जी है। जबकि अगर आप लोग एवरेज लोगे, यहां पर देखो डिफिनेशन में ये कह रहे हैं
कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक ऑल बॉन्ड ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। मतलब ये है कि अगर आप लोग इस मीथेन को फिर एक्सपेरिमेंटली देखते हो ना, तो इसके पहले बाण को तोड़ने के लिए कुछ और एनर्जी रिक्वायर है, दूसरे बाण को तोड़ने के लिए कुछ और एनर्जी रिक्वायर है, तीसरे बाण को तोड़ने के लिए कुछ और चौथे बाण को तोड़ने के लिए कुछ और। तो इंडिविजुअली जब एक एक को तोड़ोगे, फ्री रेडिकल बनाओगे, तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जबकि जब आप लोग इन सारी एनर्जी का सम लोगे, मीन टू से एवरेज लोगे, तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे, जो एब्जॉर्ब होगी रिलीज नहीं, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फर्क है, ठीक। तो जब हम एवरेज ले लेंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। और मोस्ट ऑफ द केसेस बॉन्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं किलो जूल पर मोल में, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस एब्जॉर्ब होते हैं, तो दैट्स व्हाई हम किलो जूल और पर मोल 1 मोल के लिए लेते हैं। अब देखो ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये डिफरेंट फैक्टर होते हैं उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जांपल से शुरू करते और आगे आगे बढ़ते हैं। देखो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2। यहाँ पर जो बाण बने, बाण कुछ यूं बना हुआ है H और H के बीच में। अब इस बाण को आप लोग तोड़ोगे तो ये तो होमोलिटिकली ब्रेकडाउन इसकी हो जाएगी, मीन टू से यहाँ पर जो बाण एनर्जी होगी और बाण डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो सेम होगी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। लेकिन जब हेट्रो वाले आएंगे तो वहां पर फिर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। हेट्रो वाले केसेस में या हेट्रो वाले केस के अलावा पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में फिर हम एवरेज लेंगे, यहाँ पर एवरेज लोगे तो सेम हो जाएगा। अब इस बाण को जब आप लोग तोड़ते हो यहां से, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मैं बार बार ये रिलीज और एब्जॉर्ब में फर्क नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोगों ने समझने, जब बाण बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बाण टूटते हैं तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाण जब बन जाए तो उस दौरान भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन वो एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल के केस में हो सकता है, ठीक। अब जब आप लोग इस बाण को तोड़ोगे तो बाण को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल। ये पूरे इस बाण की एनर्जी, एक हाइड्रोजन की एनर्जी और दूसरे हाइड्रोजन की एनर्जी फिर इसका हाफ हो जाएगा, एवरेज ले लोगे, यानी 2 के ऊपर जब आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 218। एक हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो 216 किलो जूल पर मोल है, पर मोल ऑफ एटम होगी फिर, सही है। अब देखो सिमिलरली जब आप लोग F2 की तरफ जाते हो तो F2 मॉलिक्यूल के केस में जब आप लोग देखते हो तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 157। इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर है, यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में जो बाण बने, इस बाण को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है या इस बाण की जो एनर्जी है इस वक्त वो कितनी है, वो है 157 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा, ये सब आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन वाले केस में हो गए तो Cl2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, वो आप लोगों के पास है 243। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है तो इसकी एनर्जी है 243 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली आप लोग ब्रोमीन और आयोडीन में भी आ सकते हो, ब्रोमीन को देखोगे या आयोडीन को देखोगे। अगर मैं ब्रोमीन वाला केस लिख लूं तो ब्रोमीन की जो एनर्जी है वो कितनी है, यानी एक ब्रोमीन और दूसरे ब्रोमीन के दरमियान जो बाण है, इस बाण की एनर्जी है, इस बाण की एनर्जी तकरीबन है तो आप लोग के पास है 153 या 170 171 या इस तरह समथिंग है, ठीक। आप लोग देख लो, ये बुक के अंदर लिखा है 194 है तकरीबन। इसी तरह आप लोग आयोडीन वाले केस में आओगे तो आयोडीन के केस में जो बाण है आयोडीन और आयोडीन के दरमियान बाण, उसकी एनर्जी है तकरीबन 153 है या समथिंग है। ये सारी एनर्जी है डायटोमिक मॉलिक्यूल वाले केस में। और जो क्या होते हैं, जो होमोटॉमिक होते हैं, इसके बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी सेम होगी जब आप लोग एवरेज लोगे या जैसे भी करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो होमोलिटिकली होती है। अब देखने एक चीज, अब बाण जब आप लोग अगर यहां से देखोगे, इस बाण को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी है, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी और इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी। अब देखो बात को आगे लेके जाते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में बाण बना हुआ है तो इसकी बाण एनर्जी कितनी होगी, आप लोग बोलोगे कि एक हाइड्रोजन की जो एनर्जी है जब हमने यहाँ पर होमोलिटिकली इसकी ब्रेकिंग की है तो 218 है।
फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी जब आप लोग इसको 2 के ऊपर डिवाइड करोगे तो 157 का हाफ कितना हो जाएगा, समथिंग तकरीबन 80 के आसपास हो जाएगा। मैं यहाँ पर 79 लिख लेता हूँ, चलो 79 लिख लेता हूँ, ठीक, क्योंकि 160 हो जाएंगे तो इससे थोड़ी सी कम है, 79 या 78 समथिंग हो जाएगी। अब फ्लोरीन की एनर्जी इतनी है और हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी है। अब एच के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की एनर्जी को जब आप लोग सम करोगे तो यहां से तकरीबन आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 218 और 80, 290 या 300 के करीब आ जाएगा, ठीक, या मैं ऐसा कर लेता हूँ 298 लिख लेता हूँ। आप लोग बोलोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी जो एनर्जी है वो है 298 किलो जूल पर मोल। लेकिन एज सच जब आप लोग एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो इस एच के दरमियान जो बाण बना हुआ है इसकी एनर्जी इतनी नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा क्यों है तो अब मैं आप लोग को इसके फैक्टर समझा रहा हूं। पहले मैंने आप लोग को बाण एनर्जी की डिफिनीशन बताई, फिर मैंने बाण एनर्जी कुछ मालिक्यूल के आप लोग के सामने लिख ली। अब मैं मुख्तलिफ फैक्टर है जो इस बाण एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। देखना पहला वाला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब दो एटमों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास जो कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी है और एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी है उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी बढ़ेगा। क्या मतलब सर, देखो एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर जिस तरह मैंने एच एफ लिखा है, अब एच एफ में अगर आप लोग यहां पर कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी को देखते हो एच एफ में, पहले मैं लिखता हूं कैलकुलेटेड और फिर मैं लिखता हूं एक्सपेरिमेंटल। कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी एच एफ वाले केस में 298 समथिंग, आप लोग देख लो, ये मैंने किया बुक के अंदर भी लिखा हुआ है एच एफ के दरमियान। और जब आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी में फर्क है। ये जो एच एफ है इसके दरमियान जो कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी है या एच एफ मालिक्यूल जो बने इसमें जो क्या कहते हैं इसे बॉन्ड एनर्जी है वो कितने हुए 560 है। तो पहले जो फैक्टर है ना जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी जो होगी उसका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्या मतलब सर, मैं ये कह रहा हूं जब ये एच एफ और यहां पर एच बी आर है ना, दूसरा वाला कौन है, दूसरा है एच बी आर। अगर आप लोग यहाँ हाइड्रोजन की एनर्जी देखोगे तो हाइड्रोजन की तो मैंने लिखी है 218 है, और यहाँ एच बी आर के अलावा मैं दूसरे नंबर पे HCl कर लेता हूँ। HCl को देखो, और HCl में अगर आप लोग क्लोरीन के इसको हाफ करोगे तो 243 का हाफ कितना हो जाएगा, तकरीबन 120 हो जाएगा। अब 120 और 218 को जब आप लोग जमा करोगे तो ये 300 और 340 या 338 हो जाएगा। यहां पर अगर आप लोग कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी को देखोगे तो वो है 338। लेकिन जब आप लोग एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो एक्सपेरिमेंटली ये इतना नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली इसके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो तकरीबन है 431। तो मैं आप लोग को ये कह रहा हूं कि जितना आप लोग यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल के अंदर फर्क आ रहा है। और इस फर्क की जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मीन टू से यहाँ एच एफ और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ना वो ज्यादा पोलर है। दूसरा फैक्टर इसकी पोलरिटी एक्सप्लेन करता है। जितनी पोलरिटी ज्यादा होगी उतना वो जो बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मतलब ये है ना, देखो सिंपल सी बात है। यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है ए, या छोड़ो ए नहीं है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है एच एफ, इस एग्जांपल को समझ, और दूसरा मॉलिक्यूल है HCl। इसको अगर आप लोग देखोगे ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी में फर्क है। एच एफ के दरमियान जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है मीन टू से पोलरिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl। यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, और एज कम्पेयर टू दिस। नीचे की तरफ आते हो तो आप लोग देखते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आप लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब ये है कि पहले वाले में दो चार्जेस हैं, अब देखो अब चार्ज पार्टिकल है और अनचार्ज पार्टिकल है, पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर होंगे उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड है बिटवीन एच एंड एफ, फ्लोरीन की तरफ वो ज्यादा गए हुए हैं। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान चार्जेस की अट्रैक्शन है
तो चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस और एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी में देखोगे, एचबीआर वाले केस में अगर आप लोग देखोगे तो एचबीआर वाले केस में जो कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 311 और 366, 311 और दूसरे 366। और सिमिलरली एच आई वाले केस में अगर आप लोग देखोगे तो 291 और 299, 291 और 299। मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एच बी आर है, इसको एच एफ नहीं समझना, ये एच बी आर हो गया और ये वाला जो है ना ये आपके पास क्या है, ये एच आई है। यहाँ पर कैलकुलेटेड इतना, एक्सपेरिमेंट इतना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो इतना फर्क नहीं है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा फर्क है। एच एफ के दरमियान जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ गया, मीन टू से पोलरिटी बढ़ गई, तो पोलरिटी बढ़ने के साथ आप लोग के पास बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। मतलब मैं आप लोगों को शॉर्टकट ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पोलरिटी बोथ इफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी। और जो तीसरा फैक्टर है जो आप लोगों के बुक के अंदर है वो है बॉन्ड लेंथ। जितना शॉर्टर बॉन्ड होगा, शॉर्टर बॉन्ड जितना होगा उतनी आप लोग के पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। क्या मतलब, देखो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड होते हैं उसका बॉन्ड लेंथ होते हैं 1.33 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके बॉन्ड लेंथ होते हैं 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो उस साइड पर जाओगे तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है और उसके बाद ये। और मैंने आप लोग को ये बोला बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लोग बॉन्ड एनर्जी को देखोगे, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। और तीसरी कंडीशन देखोगे तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोलरिटी। पोलरिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों सेम टाइप के टर्म है। तो बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ेगा, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी, इसके लिए ज्यादा और इसके लिए और ज्यादा होगी। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कार्बन कार्बन वाली एनर्जी का डिफरेंस अगर मैं यहाँ से आप लोग के लिए लिख लूँ तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है इसकी एनर्जी 347, 610 और 838, 647, 647, 610 है समथिंग है, 600, 347, 610। यहाँ पर 310 है, यहाँ पर 341,647 है, यानी आप लोग ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों को याद होगी। और सिमिलरली ये 801 है। ये आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और कम है। तो बॉन्ड लेंथ कम जितना होगा, जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी और इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी। यहाँ पर सारी चीजों को हम लेंगे, पहले हमने पाई बाण को तोड़ना है क्योंकि हमने एवरेज लेने, फिर ये वाले बाण और फिर लास्ट में ये वाला बाण। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाण लेंथ जितना बढ़ेगा उतनी बाण एनर्जी आप लोग के पास कम होती जाएगी। ये मुख्तलिफ फैक्टर है जो बाण एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ये हमारा आज का शॉर्ट सा टॉपिक था।